वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। मैं कमलेश्वर सिंह आज आपको फोटोसिंथेसिस टॉपिक पर 100 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और मेरे चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, नीट संसार हो। तो मेरे चैनल नीट संसार में आपका बहुत स्वागत है। और हमारा आज हम डिस्पारेशन चैप्टर का, तो आप मेरे YouTube चैनल नीट संसार को सब्सक्राइब करें। और तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए कारकों पर विचार कीजिए। और देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो बोल रहा है कि दिए गए में से कौन सबसे सामान्य C3 पादपों हेतु कोई दो सीमाकारी कारक होते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए C3 पादप के लिए इनमें से कौन कौन सीमाकारी कारक होता है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो CO2 की सांद्रता C3 प्लांट्स के लिए सीमाकारी होता है। और इसके अलावा जो दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है वह है जल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में हरित लवक के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो हमसे यहाँ पर गलत कथन के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन पहला है, आपतित प्रकाश की अनुकूलतम मात्रा प्राप्ति हेतु हरित लवक स्वयं पर्ण मध्योतक कोशिकाओं की भित्तियों की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है तब वे भित्ति के लंबवत होते हैं, और जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तब वे भित्ति के समानांतर होते हैं। और अगला ऑप्शन में बोल रहा है कि हरित लवक में इस स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और पढ़ते हैं तो अगला ऑप्शन है, प्रकाश चलित अभिक्रियाओं को प्रकाशिक अभिक्रियाएं कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आगे बोल रहा है, जो केवल पीठिका पटलिका में होती है, यानी कि जो केवल स्ट्रोमा लैमेली में होता है। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश अभिक्रिया पीठिका पटलिका यानी कि स्ट्रोमा लैमेली प्लस ग्रेना लैमेली में भी होता है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा और हमारा लिए सही आंसर हो जाएगा। और ये भी ऑप्शन सही है, आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका आपको PDF दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, C4 पादपों की पूलाच्छद यानी कि बंडल शीथ सेल कोशिकाएं। बंडल शीथ सेल में यहाँ पर C4 की रूबिस्को होता है, और लेकिन इसमें पेप केस का अभाव होता है। पेप केस यहाँ पर C4 के मेसोफिल में पाया जाता है। C4 के मेसोफिल में पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्यतः दृश्य किरण पुंज यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम के लाल और नीले क्षेत्रों का उपयोग करते हैं। यह प्रथम बार निम्न के द्वारा निष्पादित किया गया। तो इसका सही आंसर है TW एंजेलमैन ने सबसे पहले अपने विजिबल स्पेक्ट्रम यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था। तो इसका सही आंसर TW एंजेलमैन हो जाएगा। जो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के ऑक्सीकरण से O2 मुक्त होती है, यह सिद्ध किया गया था। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जल के ऑक्सीकरण से O2 मुक्त होती है, यह किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो इसको रेडियो समस्थानिक तकनीक द्वारा सिद्ध किया गया था। इसमें रूमेन
और रूमेन कासिम इत्यादि वैज्ञानिक सम्मिलित थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है केल्विन चक्र के प्रत्येक पदों में एटीपी उपभोग का सही अनुपात क्या होता है। मतलब बोल रहा है कि केल्विन चक्र में एटीपी का उपयोग किस प्रकार होता है। तो हम जानते हैं कि अपचयन पद में दो एटीपी का उपयोग होता है और पुनर्जनन यानी रीजनरेशन पद में एक एटीपी का उपयोग होता है। इसके अलावा और हम और भी जान सकते हैं कि अपचयन पद में 2 NADPH का भी उपयोग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है C3 पथ यानी केल्विन पथ में यदि CO2 के 12 अणु स्थिर होते हैं तब ATP तथा NADPH के कितने अणुओं की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं कि C3 चक्र में एक CO2 के लिए अपना रिडक्शन पद में 2 ATP और 2 NADPH और इसके अलावा अपना एक रीजनरेशन पद में अपना एक ATP का आवश्यकता पड़ता है। तो कुल मिलाकर यानी कि एक CO2 के लिए 3 ATP और 2 NADPH का उपयोग होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि CO2 के 12 अणु को स्थिर करना है तो 12 अणु तो 12 के लिए 12 तिया 36 मतलब 3 गुणित 12 करेंगे तो 12 तिया 36 और ये 12 दूनी 24। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है C3 पादप अधिक CO2 सांद्रता के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हुए प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि दर्शाते हैं। क्योंकि CO2 की वर्तमान सांद्रता स्तर C3 पादपों के लिए सीमाकारी होता है। आपके NCERT में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इस अभिक्रिया में H2A निम्न को दर्शाता है। ये अपना मतलब प्रकाश संश्लेषण का पुराना रिएक्शन है और इसमें हम देख सकते हैं कि ये अपना यहाँ पर CO2 से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो CO2 अपचयित होता है और उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इसलिए यह एक उपयुक्त ऑक्सीकारक यौगिक है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को जेड स्कीम भी कहते हैं। सही बात है। और यह जेड स्कीम शब्द इसके लाक्षणिक आकृति के कारण दिया गया है। यह भी सही है। तो पूछ रहा है कि इस आकृति का निर्माण होता है। तो इस आकृति का निर्माण होता है जब वाहक रिडॉक्स विभव स्केल के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। सीधे याद कर सकते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्न का निर्माण होता है। मतलब प्रकाश अभिक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है। तो प्रकाश अभिक्रिया के दौरान एटीपी का भी निर्माण होता है, हाइड्रोजन दाता यानी कि NADPH का भी निर्माण होता है और O2 का भी निर्माण होता है। तो ये तीनों है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको प्रकाश अभिक्रिया के अन्य नाम हैं वो भी याद रखना है। जैसे इसे प्रकाश अभिक्रिया को फोटोकेमिकल फेस कहते हैं और ये और एक है इसको हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये दोनों का आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जल अणुओं का विखंडन निम्न से संबंधित है। तो हम जानते हैं कि जल का अणुओं का विखंडन फोटो सिस्टम 1 से तो बिल्कुल भी संबंधित नहीं है और इसका संबंध फोटो सिस्टम
2 से होता है, तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में फोटो सिस्टम 2 नहीं दिया गया है। तो हम जानते हैं कि जल के अणुओं का विखंडन थाइलाकाइड झिल्ली की आंतरिक सतह पर होता है, याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स के बहाव का सही अनुक्रम होगा। तो इसका सही अनुक्रम है, तो सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकंड से इसके प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही प्लास्टोक्विनोन की हो जाता है, फिर साइटोक्रोम से होते हुए फोटो सिस्टम 1 से फेराडॉक्सिन की हो जाता है। ये भी आप याद कर सकते हैं, यह भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन नंबर प्रथम सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, CO2 के प्राथमिक स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया को निम्न द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। तो मतलब CO2 का प्राथमिक स्थिरीकरण, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 RuBP कार्बोक्सिलेट। प्राथमिक CO2 स्थिरीकरण करता है C4 पादप में, और अपना RuBP कार्बोक्सिलेस यानी कि ये अपना रूबिस्को तो ये C3 पादप में करता है, और अपना पेप कार्बोक्सिलेस अपना C4 पादप में करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केल्विन चक्र के दो अणुओं के केल्विन चक्र में फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणु के निर्माण में, तो हम जानते हैं कि इसके लिए फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के निर्माण के लिए अपना 3 ATP और 2 NADPH आवश्यक होता है। इसके लिए अपना 6 ATP और 4 NADPH आवश्यक होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं, आप सीधे याद कर सकते हैं, सीधे याद करने की चीजें हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें अपना उत्तर निम्न चित्र के अनुसार अपना उत्तर देना है। तो देखते हैं, तो ये हमें केल्विन चक्र दिखाया गया है, और पद 1 तो यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलीकरण दिखाया गया है। तो पढ़ते हैं, पद 1 CO2 राइबोलूज 1,5 बाईफास्फेट के साथ जुड़ता है, और यह प्रक्रिया कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है, बिल्कुल सही है। और पद 2 हमें अपचयन दिया गया है। तो पढ़ते हैं पद 2, प्रकाश रासायनिक रूप से बने ATP NADPH के खर्च होने पर अपचयन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यह भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 3 पढ़ते हैं, पुनः उत्पादन जिसके दौरान CO2 ग्राही RuBP पुनः बन जाता है, जिससे चक्र सतत चलता है, बिल्कुल सही बात है। तो अपना चौथा ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कि ये यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने कथन सत्य हैं। तो देखते हैं कि गन्ना, मक्का, सोरघम पादप उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं तथा अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सभी C4 पादप हैं, इसलिए उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया दर्शाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल व खनिज का संवहन जाइलम द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही, ये भी सही। और अगला ऑप्शन में है, खनिज लवणों का संवहन फ्लोएम, तो फ्लोएम द्वारा नहीं होता, जाइलम द्वारा होता है, तो ये अपना गलत हो गया। और अगला ऑप्शन, जाइलम रस में खनिज लवणों की उपस्थिति प्रदर्शित होती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 कार्बन डाइऑक्साइड को देकर इसे वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। यहाँ पर और कार्बन डाइऑक्साइड C3 पादपों में RuBP द्वारा ग्रहण की जाती है। सर्वप्रथम रेडियो एक्टिव कार्बन कौन से यौगिक में, मतलब यहाँ पर आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि C3 पादपों में सबसे पहले क्या बनता है। तो हम जानते हैं कि C3 पादपों में सबसे पहले PGA बनता है, फास्फोग्लिसरेडिक एसिड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ये एक अच्छा घुमावदार क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पत्ती का रंग वर्णकों की उपस्थिति के कारण, तो भाई पत्ती का रंग सभी वर्णकों के कारण होता है, तो इसमें क्लोरोफिल A, B, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड सभी सम्मिलित होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है C4 पाथवे लाक्षणी, यानी कि C4 पाथवे कहाँ पाया जाता है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और ये में पाया जाता है शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अनुकूलित पादपों में। याद कर सकते हैं, सीधे याद करने की चीजें हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि आरयूबीपी का ए अपचयन, बी कार्बोक्सिलीकरण तथा सी पुनर्निर्माण, तो हमसे पूछ रहा है कि C3 पद का क्रम। तो हम जानते हैं सबसे पहले कार्बोक्सिलीकरण होता है, फिर अपचयन होता है, उसके बाद पुनर्निर्माण होता है। तो हमारा सही क्रम होगा बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इस टाइप का एग्जाम आपके इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर सीधा पूछ रहा है कि कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ में दूंगा, आप पढ़ सकते हैं कि आप अपने ग्लास अवस्था में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कारक सीमाकारी हो सकता है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। सामान्यतः जल प्रकृति में सीमाकारी कारक नहीं होता, क्योंकि लगभग 99% जल पादप सतह से वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। केवल 1% जल पादप उपापचयित क्रिया से भोगित होता है। तो प्लांट्स, तो यहाँ पर इसका सही आंसर CO2 होगा। आप सीधे याद कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक मेरे को लग रहा है, सीधे याद कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जल अणुओं का विघटन। तो हम जानते हैं कि जल अणुओं का विघटन फोटोसिस्टम सेकंड से संबंधित होता है और तथा यह उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर होगा फोटोसिस्टम 2 से जल विघटन का संबंध होता है और इससे ऑक्सीजन भी निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है, हाइड्रोजन प्लस और इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। तो अपने 2 H2O अणु से अपना 2 ऑक्सीजन और 4 H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन निकलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश स्वतंत्र व प्रकाश फास्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन के चक्रीय प्रवाह का सामान्यतः स्थान है। तो इसका सही आंसर है स्ट्रोमा लैमेली में इसका सही स्थान है। ये प्रकाश स्वतंत्र और प्रकाश फास्फोरिलीकरण के चक्रीय प्रवाह। तो चक्रीय प्रवाह मतलब चक्रीय प्रवाह स्ट्रोमा लैमेली में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम अब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पर चक्रीय प्रवाह होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फोटो सिस्टम 1 का अभिक्रिया केंद्र व प्रकाश हार्वेस्टिंग संकुल क्रमशः बने होते हैं। तो ये अपना जो प्रकाश अभिक्रिया केंद्र, तो प्रकाश अभिक्रिया केंद्र अपना क्लोरोफिल A का बना होता है और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अन्य पिगमेंट से बना होता है। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक क्लोरोफिल अणु व अनेक वर्णक अणुओं से मिलकर बना होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है चित्र को सही से नामांकित करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लाइट आएगा और लाइट आएगा और ये यहाँ पर हमारा क्लोरोफिल है, तो यहाँ पर लाइट आएगा। तो लाइट यहाँ पर अपना लाइट यहाँ पर 700 का होता है, 700 नैनोमीटर और ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण है। तो हम सभी जानते हैं कि केमिकल प्रोसेस यानी कार्यकी रासायनिक प्रक्रम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी भी हरे पादप से पर्णवर्णकों को पृथक करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो हम इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी से पादप पिगमेंट को अलग कर सकते हैं, सीधे याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विश्व का सर्वाधिक प्रचुर पादप वर्णक है? तो इसका सीधे आंसर आपको याद करना है, क्लोरोफिल ए और बी। तो मेनली क्लोरोफिल ए होता है सर्वाधिक प्रचुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का स्पेक्ट्रम। तो ये लाल नीला होता है, सीधे याद करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक यानी कि फोटोकेमिकल फेज यानी प्रकाश अभिक्रिया प्रावस्था में शामिल है। तो इसमें प्रकाश का अवशोषण भी होता है और जल भी टूटता है, ऑक्सीजन का उपभोग नहीं होता, ऑक्सीजन मुक्त होता है इसमें, और एटीपी और एनएडीपीएच का उत्पादन भी होता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि ऑप्शन 3 के अतिरिक्त सभी कथन सही है, याद कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संग्रहण संकुल यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दोनों फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम दोनों में पाया जाता है। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित लवक के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में एक अणु जिसका उच्च रेडॉक्स विभव होता है। तो जिसका उच्च रेडॉक्स विभव होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है कि जिसका उच्च रेडॉक्स विभव होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है, और जिसका कम विभव होता है वह इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोटो सिस्टम सेकंड किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की सतत आपूर्ति करता है? तो हम जानते हैं कि फोटो सिस्टम 2 में H2O इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करता है, और फोटो सिस्टम सेकंड में H2O का विखंडन होता है जिसके द्वारा यह इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटीपी तथा एनएडीपीएच दोनों का संश्लेषण होता है। तो दोनों का संश्लेषण अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण यानी कि के द्वारा होता है, और इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। और अब अपना जो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है इसमें केवल एटीपी बस का निर्माण होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, असत्य मिलान को पहचानिए, मतलब इसमें गलत को पहचानना है। तो यहाँ पर बोल रहा है केल्विन ग्रेना। तो केल्विन चक्र ग्रेना में नहीं होता है, यह स्ट्रोमा में होता है, जहाँ की आपके कार्बोहाइड्रेट वगैरह संश्लेषित होता है, और अन्य सभी चीजें सही हैं। आप देख सकते हैं, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कैरोटीनॉइड सहायक वर्णक बिल्कुल सही, एल्जरमैन प्रकाश संश्लेषण का क्रिया स्पेक्ट्रम बिल्कुल सही, C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण है, जानते हैं सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, C3 पादप के हरित लवक में कितने एटीपी अणु उपयोग होंगे यदि 6 CO2 अणु होंगे? तो हम जानते हैं कि एक CO2 के लिए केल्विन चक्र में 3 एटीपी लगता है। तो यहाँ पर 6 CO2 हैं, तो 3 × 6 कर देंगे, तो यहाँ पर 6 × 18, तो यहाँ पर 18 एटीपी अणु का उपयोग होगा 6 CO2 के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रसायन परासरणी यानी केमियोऑस्मोसिस हाइपोथेसिस के अनुसार प्रोटॉन विभव उत्पन्न होता है। तो हम सभी जानते हैं कि अपना जो प्रोटॉन प्रवणता यानी प्रोटॉन विभव जो उत्पन्न होता है वह थाइलाकाइड झिल्ली के आर पार भी होता है, और क्रिस्टी की झिल्ली के आर पार। तो यहाँ पर थाइलाकाइड में आर पार कहाँ पर होता है? तो यह फोटोसिंथेसिस में होता है, और क्रिस्टी के झिल्ली के आर पार अपना रिस्पायरेशन में उत्पन्न होता है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे 2022 में आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, थाइलाकाइड झिल्ली के आर पार प्रोटॉन का परिवहन उदाहरण है। तो आपको सीधे याद करना है सुगमित विसरण यानी कि
फैसिलिटेट डिफ्यूजन हो सकता है, आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के 6 अणुओं के संश्लेषण के लिए केल्विन चक्र कितनी बार चलेगा? तो हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है और मतलब और केल्विन चक्र इसलिए अपने और 6 कार्बन के लिए केल्विन चक्र अपना 6 बार चलेगा। तो और 6 गुणी 6 करेंगे तो 36 बार, यानी कि 6 ग्लूकोज अणुओं के लिए केल्विन चक्र 36 बार चलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेहूं की अंधकार अभिक्रिया में का प्रथम ग्राही है। तो आपसे मतलब पूछ रहा है कि गेहूं की अंधकार रिएक्शन बोल दिया, यानी कि आपको, और यहाँ पर गेहूं अपना C3 पादप है। तो हम सभी जानते हैं कि और अंधकार अभिक्रिया मतलब केल्विन चक्र से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अपना केल्विन चक्र में CO2 का प्रथम ग्राही 5 कार्बन कीटो सुगर यानी कि RUBP होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केल्विन चक्र के अपचायक पद में कितने ATP और NADPH अणु प्रति CO2 के लिए उपभोग में आते हैं? तो हम जानते हैं कि 2 ATP और 2 NADPH उपयोग में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, C4 पादपों में CO2 को स्थिर करने के लिए पत्ती की कितने प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं? तो यहाँ पर हमें को ये 3 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं, पूलाच्छद यानी बंडल सी सेल और पैलिसेड और स्पंजी, और इन दोनों को मिलाकर अपना मेसोफिल सेल होता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रांज मतलब क्रांज एनाटॉमी नहीं मतलब किसमें नहीं पाया जाता? तो भाई क्रांज एनाटॉमी अपना C4 पादपों में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो C4 पादप नहीं है उसमें नहीं पाया, तो अपना मटर अपना C4 पादप नहीं है तो इसमें नहीं पाया जाएगा। अन्य एग्जाम्पल आपको याद करने हैं कि ज्वार में क्रांज एनाटॉमी पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है और गन्ना में पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसन परिणाम है। तो आपको याद रखना है, आपके NCERT में दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण प्रतियोगी संदमन का उदाहरण है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसनीय पथ में होता है। तो अपना फोटो रिस्पायरेटरी मतलब प्रकाश श्वसन में क्या होता है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में न तो शर्करा का संश्लेषण होता है और न ही ATP का संश्लेषण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा न तो 1 और न ही 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम C4 पादपों के मेसोफिल में पाया जाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर C4 पादपों की मध्योतक कोशिकाओं में यह पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता? तो भाई प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो ऑक्सीकारी जीव में उत्पन्न होगा, तो बोल रहा है किसमें उत्पन्न नहीं होता? तो हम जानते हैं कि यह अपना प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होता है, इसमें सल्फर या सल्फेट उत्पन्न होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में मतलब C4 पादप के प्रकाश संश्लेषण के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। तो देखते हैं कि इनमें क्रांज एनाटॉमी पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है।
और बोल रहा है C4 पादप C3 पादपों की अपेक्षा अधिक दक्षता से जल का उपयोग करते हैं, ये भी सही बात है। और बोल रहा है कि जब C4 पद चल रहा होता है तो प्रकाश संश्लेषण अत्यंत कम होता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो हमारा चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का पुलाच्छद कोशिकाओं में मैलेट में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर पुलाच्छद में नहीं होता, यहाँ पर मेजोफिल सेल में ही इसका परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण तंत्र ऐसे पादपों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर, तो अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया है कि यह शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है C4 पथ में CO2 का स्थिरीकरण मेजोफिल कोशिकाओं के कौन से एंजाइम द्वारा होता है। तो पूछ रहा है कि CO2 का स्थिरीकरण मेजोफिल सेल में, तो मेजोफिल सेल में हम सभी जानते हैं कि इसका स्थिरीकरण पेप कार्बोक्सिलेज द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कथन अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की घटनाओं के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब उससे वह संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अचक्रीय में जल का प्रकाशिक अपघटन अब बोल रहा है कि अचक्रीय, तो यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन बिल्कुल होता है और जल का अपघटन होगा तो ऑक्सीजन मुक्त होगी ही और केवल एक प्रकाश तंत्र भाग लेता है। तो नहीं, यह गलत है क्योंकि इसमें अचक्रीय यानी कि जेड स्कीम में फोटो सिस्टम 1 और डबल दोनों भाग लेते हैं, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। और यहाँ पर एटीपी और एनएडीपी दोनों उत्पन्न होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की भूमिति में गिरावट प्रेक्षित की जाएगी। तो ऑक्सीजन की गिरावट प्रेक्षित कब होगी? भाई हम जानते हैं कि फोटो सिस्टम सेकंड द्वारा ऑक्सीजन निकलता है। तो जब फोटो सिस्टम 2 अफेक्टेड होगा तभी तो ये प्रभावित होगा। तो कब होगा? जब हम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 680 नैनोमीटर से अधिक देंगे तो फोटो सिस्टम 2 का गिरावट होगा, जिससे कि ऑक्सीजन विमुक्ति में गिरावट उत्पन्न होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन विमोची प्रकाश संश्लेषण, यानी कि किसमें प्रकाश संश्लेषण में O2 निकलता है। तो हम जानते हैं कि ऑसिटोरिया एक अपना साइनोबैक्टीरिया है, तो इसमें अपना O2 निकलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्च पादपों के हरित लवक की स्ट्रोमा रखती है। तो हम जानते हैं कि स्ट्रोमा में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया होती है, तो इसलिए यह प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया का एंजाइम रखेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण कार्बन स्थिरीकरण का कौन सा एक तत्व राइबोलोज बाई फास्फेट कार्बोक्सिलेज यानी कि रुबिस्को के लिए तथा ऑक्सीजिनेज तथा फास्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज यानी कि दोनों, मतलब रुबिस्को और पेप के लिए दोनों के लिए सक्रिय कार्य करते हैं। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम दोनों के लिए कार्य करता है एक्टिवेटर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है C4 पादपों की क्रांजसारिकी का आधारभूत लक्षण निम्न एक की उपस्थिति है। मतलब क्रांज शारीरिकी का एक महत्वपूर्ण लक्षण हमको, तो इसका आपको सीधे आंसर याद करना है कि पुलाच्छद कोशिकाओं में प्रारंभिक अवशेषी हरित लवक तथा मध्योतक कोशिकाओं में प्रारूपिक हरित लवक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है CAM पादपों में
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड पादप शरीर में प्रवेश करती हैं। तो हम जानते हैं कि सीएम पादपों में रात्रि में अपना ये काम करते हैं, तो इसलिए रंध्रों द्वारा रात्रि के समय जब ये खुले होते हैं तब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मक्का के पादप में 6 हेक्सोस शर्करा अणुओं के निर्माण हेतु शुद्ध रूप से आवश्यक स्वांगीकारी शक्ति होगी। तो आपको इसका आंसर सीधे याद रखना है, 180 एटीपी और 72 NADPH। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मक्का जो कि C4 प्लांट है, तो यहाँ पर प्रत्येक हेक्सोस शुगर के लिए आप यहाँ से अपना अनुमान लगा सकते हैं। ये अब आपका कार्य है, आपका इससे बुद्धि का विकास होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अणु ग्लूकोज की लब्धि हेतु केल्विन चक्र कितने बार होता है? तो हम सभी जानते हैं कि एक ग्लूकोज के लिए केल्विन चक्र 6 बार होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप जो कम प्रकाश तीव्रता में अनुकूलित होते हैं तो वे रखते हैं, तो वे प्रकाश पादपों से अधिक बड़ी प्रकाश संश्लेषी इकाइयाँ रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसन है। तो प्रकाश श्वसन, तो हम जानते हैं कि प्रकाश श्वसन हानिकारक प्रक्रिया है जिसमें एटीपी और NADPH2 निर्मित नहीं होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब हरी कोशिकाओं को जल में प्रकाश की उपस्थिति में तथा एक उपयुक्त ग्राही की उपस्थिति में रखा जाता है तो ऑक्सीजन मुक्ति होती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे आर्नोन्स अभिक्रिया कहते हैं, सीधे याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश चमक के साथ प्रकाश संश्लेषण का संवर्धन सर्वप्रथम किसने प्रेक्षित किया गया था? तो आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश चमक के साथ, तो इसका अपना सही आंसर है इमर्सन और अर्नाल्ड। यहाँ पर आप ये आपसे इनर्जी मतलब इमर्सन प्रभाव के बारे में पूछ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंत्र 1 में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो इसमें आपका प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही फेराडॉक्सिन होता है, सीधे याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसन में सहायक दशाएं होती हैं। तो हम जानते हैं कि प्रकाश श्वसन कब होता है? जब अधिक ऑक्सीजन और कम कार्बन डाइऑक्साइड होता है तब प्रकाश श्वसन होता है। इसके अलावा आपको प्रकाश श्वसन के बारे में और जो जानना है कि वह कि इसमें 2 कार्बन युक्त फास्फोग्लाइकोलेट और ग्लिसरीलेट फास्फोग्लिसरीलेट बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कितने असत्य हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, C4 पादपों में केल्विन पाथवे मध्योतक कोशिकाओं में होता है। तो नहीं, अपना C4 पादपों में केल्विन पाथवे अपना बंडल शीट सेल में होता है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन, C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नहीं होता क्योंकि इनमें एक विधि के द्वारा रिबिस्को एंजाइम द्वारा स्थल पर CO2 सांद्रता बढ़ जाती है, ये सही बात है। अगला है, C4 पादपों में C3 की तुलना में बेहतर उत्पादकता पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। और पूछ रहा और अगला है, थाइलाकाइड अवकाश में प्रोटॉन विभव का टूटना ऊर्जा विमुक्ति बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। और ये हमारा गलत है क्योंकि जल का विखंडित होना फोटो सिस्टम 1 से नहीं फोटो सिस्टम 2 से संबंधित होता है। तो यहाँ पर 2 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया गया है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से मतलब ग्राफ से संबंधित कौन सा कथन अवशिष्ट है?
तो यहाँ पर आपको सीधे याद करना है कि कैरोटीनॉइड समान रूप से नीले हरे सभी का वह समान रूप से अवशोषित नहीं करता है, क्योंकि सबका तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। बाकी अन्य ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें पूछा कि कितने प्रकाश संश्लेषण के चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण से संबंधित हैं, मतलब साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन से संबंधित है। तो हम जानते हैं कि साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन में फोटो सिस्टम 1 उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन ग्राही हेतु NADPH अनुपस्थित होता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। और फोटो सिस्टम 2 भी अनुपस्थित होता है, यह भी सही है। और NADP रटेज और फोटो सिस्टम 2 ये तो अनुपस्थित होते हैं, तो यह गलत हो गया। और जल के अणु का विखंडन तो होता ही नहीं है, तो यह भी गलत हो गया। और केवल ATP का संश्लेषण होता है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना 4 सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरित लवक में ATP संश्लेषण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें ATP संश्लेषण के दौरान कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला में बोला है कि स्ट्रोमा में जल अणुओं का विखंडन प्रोटॉन विभव निर्माण में सहायक है। तो स्ट्रोमा में नहीं होता है, यह अपने ग्रेना में होता है, तो यह अपना गलत हो जाएगा पहला वाला। और बाकी पढ़ते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन वाहक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हुए थैलाकाइड अवकाश में प्रोटॉन की मुक्ति में सहायक होते हैं, यह सही है। और हमारा अगला है, झिल्ली के आर पार स्ट्रोमा को प्रोटॉन की गति एटीपेस के F0 से होते हुए ATP संश्लेषण द्वारा युग्मित होता है। अब इसको NCERT में चेंज करके इसको ATP सिंथेज कर दिया गया है, तो इसको भी आप कर सकते हैं, यह भी सही है। और अपना ये कथन भी सही है, क्योंकि NADPH तथा NADPH में भी अपचयन प्रोटॉन विभव निर्माण के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कथन BCD सत्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्ट्रोमा लेमली झिल्ली में उपस्थित होता है। तो आपसे ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि फोटो सिस्टम 1 स्ट्रोमा लेमली में होता है और उसमें क्या अपसेट होता है। तो हम जानते हैं कि इसमें फोटो सिस्टम सेकंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम अपसेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका पढ़ते हैं ऑप्शन को। कार्बोक्सिलीकरण केल्विन चक्र का प्रमुख निर्णायक पद है, जहां RuBP के कार्बोक्सिलीकरण हेतु CO2 प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है, रुबिस्को ऑक्सीजनेस की सक्रियता से ग्लाइकोलेट बनता है अपना फोटो रिस्पिरेशन में, ये भी सही है। और अगला है, सभी रसायन संश्लेषी जीवाणु हाइड्रोजन स्रोत के रूप में जल के स्थान पर H2O का H2S को इस्तेमाल करते हैं, यह भी सही है। और अगला हमारा है, प्रकाश संश्लेषण अनेक कारकों मुख्यतः आंतरिक तथा कभी कभी बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित होता है, तो यह पूरी तरीका से सही नहीं है, तो यह अपना गलत हो जाएगा। और अगला है कि C4 पादपों में C3 चक्र पर्ण मध्योतक कोशिकाओं तथा बंडल आच्छित कोशिकाओं में भी पाया जाता है, तो ये अपना गलत है। तो हमारा यहाँ पर केवल 3 ऑप्शन ही सही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और हमें असत्य कथन कौन सा है वह बताना है। तो चलिए देखते हैं, प्रकाश श्वसन उच्च प्रकाश तीव्रता में संपन्न होता है, यह सही बात है। रुबिस्को एंजाइम सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो यह भी सही बात है। रुबिस्को एंजाइम सभी कोशिकाओं में सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और अगला है, पूरा छेदनी बंडल शीत कोशिकाओं संवहन पुल के चारों तरफ कुछ परतों का निर्माण करता है, यह भी सही बात है। और कुछ C4 पादपों की कोशिकाओं में रुबिस्को
पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ उपस्थित होता है तो यह तो अपना गलत हो जाएगा। और अगला है प्रकाश श्वसन CO2 की कम सांद्रता पर ही संपन्न होता है तो ये सही है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी भी यहाँ पर गलत है। मैंने गलती से आपको सही दी क्योंकि रुबिस्को सभी पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो अपना यहाँ पर बी और डी यहाँ पर गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत सुमेलित युग्म मतलब इनमें से कौन सा गलत है। तो अब आप इसमें से सीधे याद कर सकते हैं कि अपना बी और सी दोनों गलत हैं। आप दोनों पढ़ सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं, अपना देख लेते हैं फिर भी एक बार क्वेश्चन को। गलत तो प्राथमिक CO2 ग्राही 5 कार्बन युक्त अपना RuBP होता है। रुबिस्को अपना उपस्थित होता है C4 पादपों के पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में, तो यह तो सही बात है, यह गलत नहीं है। और CO2 के एक अपचयन के लिए अपना C गलत है। और एक रासायनिक प्रक्रिया से एक से अधिक कारकों, तो ये ब्लैकमैन का नियम, यह भी सही है। तो यहाँ पर केवल बी बस गलत है, अन्य सभी ऑप्शन सही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर कितने गलत कथन हैं वह बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। विभिन्न पादपों में प्रकाश संश्लेषण हेतु अनुकूलतम तापमान पादपों के आवास पर भी निर्भर करता है, जिसके लिए वो अनुकूलित हुए, यह भी सही है। CO2 ग्राही RuBP का पुनर्जनन निर्णायक है। यदि चक्र लगातार अबाधित रूप में है तो पुनर्जनन में RuBP बनाने के लिए एक ATP की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। सभी हरे पादपों में प्रारंभिक कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया पर्ण मध्योतक में होता है, यह सही नहीं है। और अगला ऑप्शन है अपना CO2 की सांद्रता में 0.3% तक की वृद्धि CO2 स्थिरीकरण की दर में वृद्धि कर सकती है तथा इससे ऊपर प्रकाश संश्लेषण की दर गिर जाती है, तो यह भी सही है। और CO2 की उपलब्धता में कमी जल के तनाव के कारण होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितने, तो यहाँ पर केवल एक ही बस गलत है, बाकी सभी सही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, और यहाँ पर हमसे बेसिकली पूछा क्या जा रहा है कितने कथन असत्य हैं। तो पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण सभी स्वपोषियों द्वारा संपन्न की जाने वाली कार्यकीय रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कार्बनिक खाद्य पदार्थों के संश्लेषण में करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण सभी स्वपोषी द्वारा नहीं होता है भाई। स्वपोषी में अपना एक होता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि अपना अपचयन ऑक्सीकरण से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, तो इसलिए यह सभी में नहीं होगा। तो ये वाला अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर अपना एक चितकबरी पत्ती यानी जिसको आधा मतलब किसी कागज से ढक दिया गया है को सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद इसके स्टार्च संश्लेषण हेतु मतलब स्टार्च का परीक्षण किया जाता है, तो संपूर्ण पत्ती स्टार्च उपस्थिति दर्शाती है, तो यह गलत है। और अगला ऑप्शन है हरे पादपों में H2O हाइड्रोजन आता है, बिल्कुल सही बात है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 मुक्त होता है। हरे और बैंगनी सल्फर जीवाणु में H2S हाइड्रोजन आता है, जिससे O2 मुक्त नहीं की जाती, यह सही है। अगला अपना ऑप्शन है TW एंगलमैन ने सर्वप्रथम हरे शैवाल क्लेडोफोरा पर प्रयोग करते हुए यह बताया कि प्रकाश संश्लेषण का क्रियाशील स्पेक्ट्रम विभक्त नीला और लाल होता है, यह सही बात है। और अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। अगले में बताया गया प्रकाश संश्लेषण की या प्रकाशी की अभिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर होता है, यह भी सही है। तो यहाँ पर अपना 3 ऑप्शन सही है और 2 गलत हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अपना ग्राफ के संबंध में असत्य कथन को चुनाव करना है। तो आपको सीधे इसका सही आंसर याद करना है कि यह क्लोरोफिले का क्रियाशील स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है, यह सभी का प्रदर्शित करता है, तो केवल क्लोरोफिले बस का नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी आपको सीधे याद कर लेना है कि ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर पूछा कि
एक पादप में प्रकाश संश्लेषण की दर को दर्शाता है। जो छाया गहरे पानी में स्थित है तो ए सी बिंदु, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर अपना CO2 नहीं, यहाँ पर अपना प्रकाश अपना सीमाकारी है और यहाँ पर सी के बाद CO2 सीमाकारी कारक है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही आंसर है, याद कर सकते हैं। PDF में दूंगा, आप सभी क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब इलेक्ट्रॉन थाइलाकॉइड झिल्ली में एक वाहक से दूसरे वाहक में गुजरते हैं तब प्रोटॉन झिल्ली के आर पार स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड के अंदर की तरफ गमन करते हैं। ये आपको याद रखना है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए और चलिए कुछ दिक्कत आ गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमें अब बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख सीमाकारी कारक के रूप में, तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है CO2 प्रमुख सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है केल्विन चक्र के दौरान कुल कितने CO2 ATP NADPH अणुओं का उपयोग होता है तथा ग्लूकोज ADP तथा NADPH बनता है। तो हम एक ग्लूकोज, कुछ नहीं बोला गया है, तो हम एक ग्लूकोज के लिए लेकर चलेंगे। तो और हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज के लिए अपना केल्विन चक्र 6 बार चलता है और एक बार के केल्विन चक्र में अपना 3 ATP और 2 NADPH लगता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 को 6 से गुणा करेंगे तो अपना 6 तिया 18 और 2 को 6 से गुणा करेंगे तो अब अपना हो गया 12 दूनी अपना 24। तो 18 और 24 हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर नहीं, हमें यहाँ पर 6 से गुणा करना होगा क्योंकि 6 बार चलेगा तो 6 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 12 और 18 और 12 लगभग 30। तो यहाँ पर लगभग 31 ATP और NADPH नहीं, और यहाँ पर CO2 भी जोड़ना है और 6 CO2। तो यहाँ पर 18 और 6 18 और यहाँ पर 36 टोटल हो जाएगा और 36 में अपना 18 ATP 6 CO2 और अपना 12 NADPH का उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 केल्विन चक्र के संदर्भ में निम्न में प्रश्न में जो नीचे दिए गए कितने सकल 3 केल्विन चक्र में, तो 3 केल्विन चक्र में अपना 6 PgL और 9 ATP और 6 NADPH का आवश्यकता पड़ेगा। इन सभी के लिए अपना 6 PgL का आवश्यक होगा और अपना 9 ATP अणु PgL अणुओं के उत्पादन हेतु आवश्यक होगा और अपना NADPH अपने PgL अणुओं के संश्लेषण के लिए अपना 6 आवश्यक होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सीधा क्वेश्चन है 5 ग्लूकोज के लिए केल्विन चक्र। तो हम जानते हैं कि 5 6 30, तो यहाँ पर 30 अपना चक्र का आवश्यकता होगा उतने ग्लूकोज अणुओं के लिए। और हमारा अगला क्वेश्चन है एक प्रयोग में ऑक्सीजन विमुक्ति को प्रदूषित कर रहा है। हाइड्रोजन में और जल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, तब क्या होगा भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट अपना CO2 को अवशोषित कर लेता है। तो CO2 जब कम हो जाएगा तो अपना प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन का मुक्त होना घट जाएगा। जैसे ही जल की कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सही है। तो C4 पादपों में CO2 का प्राथमिक ग्राही पेप होता है, बिल्कुल सही बात है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में फोटो सिस्टम सेकंड पर या नीचे का प्रकाश अवशोषित करता है, यह भी सही है। और प्रकाश संश्लेषण 1 में 683 यह गलत है, तो अपना I और डबल I अपना सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं 300 से 500 नैनोमीटर के बीच के स्पेक्ट्रम प्रकाश सक्रिय पार किया जाता है, तो यह गलत है। मैग्नीज तथा क्लोराइड आयन जल प्रकाशिक अपघटन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह सही है। और अगला है अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है, तो यह गलत बात है क्योंकि अचक्रीय में तो उत्पन्न होता ही है, तो केवल डबल I बस सही है और 1 और 3 गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला हमें यहाँ पर देखना है बारबर्ग प्रभाव, तो यह होता है प्रकाश संश्लेषण पर ऑक्सीजन का संदमनकारी प्रभाव, तो इसको आप 1 से मिला लेते हैं। और अपना राइट प्रभाव माने कि अपना जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये, तो यह संयोगवश आवृत्ति में परिवर्तन, तो इस हिसाब से अगर हम देखें। और पास्टर प्रभाव अपना अवायवी से अब अपना यह हो जाएगा अवायवी से वायवीय परिवर्तन के कारण श्वसन धारों के उपभोग में कम होना। और इमर्सन प्रभाव है अपना 2 विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के प्रभाव से हरित लवक में संवर्धन में का प्रकाश संवर्धन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर सही युग्म जो यहाँ पर सही है वह आपको पहचानना है, तो यहाँ पर 1 और 4 सही हैं, आप देख लेंगे, आपको मैं इसे PDF दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें बताना है संतुलन बिंदु के संदर्भ में C3 और C4 पादपों के लिए संबंध सही है। तो हम जानते हैं कि C3 पादपों का संतुलन बिंदु C4 पादपों से अधिक होता है, याद कर सकते हैं सीधे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत युग्म को मिलाना है। तो यहाँ पर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन बिल्कुल सही है। रूबिस्को एंजाइम है तो प्रोटीन नहीं है। टमाटर C3 पादप है, तो यही अपना गलत हो जाएगा। और मक्का C4 पादप है, इसलिए इसमें क्रेन सारिकी पाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा हरित लवक वर्णी लवक यानी कि तीनों प्रकार के लवकों के मध्य सामान्य है, मतलब तो ये तीनों एक विखंडन प्रक्रम से गुणित होने की क्षमता रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पर मिलाना है कि ऑक्सीजन मुक्ति सम्मिश्र है, तो ये अपना जल का प्रकाशिक अपघटन संबंधित है। प्रोटॉन प्रवणता ATP संश्लेषण से संबंधित है। हिल अभिकर्मक, तो हिल अभिकर्मक अपना ये NADP+ है। और प्रकाश श्वसन अपना उच्च ऑक्सीजन सांद्रण से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और पूछ रहा है एक विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण के एक प्रयोग करता है जिसमें कि वह कांच के बड़े बर्तन में सोडा वाटर तथा क्लोरोफिल का निश्चित यानी कि घोल लेता है, तो इससे सूर्य के प्रकाश में आशा के साथ रखता है। उसने इस आशा के साथ रखा कि प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। और सोडा वाटर अपना इसमें से CO2 को अवशोषित कर लेगा, जिसके कारण यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा क्योंकि CO2 सोडा वाटर में घुलकर वातावरण में मुक्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलीकरण। तो हम सभी जानते हैं कार्बोक्सिलीकरण रूबिस्को एंजाइम द्वारा होता है। और फास्फोरिलीकरण, तो फास्फोरिलीकरण अपना ATP संश्लेषण से संबंधित है। और नहीं, फास्फोरिलीकरण अपना ATP संश्लेषण से संबंधित और जल का प्रकाशिक अपघटन या ऑक्सीजन विमुक्ति से संबंधित है। और
नाइट्रोसोमोनास अपना रसायन संश्लेषण कीमोसिंथेसिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला में हमको जाना है तो कार्नेलियस वान नील या अब इन्होंने कार्नेलियस वान नील ने हरा और बैगनी गंधा जीवाणु पर प्रयोग किया था हैच स्लेक पाथवे, तो इसको C4 पाथवे को बोलते हैं। पीटर मिशेल ने रसायन परासरी केमिया ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस दिया था और केल्विन अपने C3 चक्र से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है C4 प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसका यहाँ पर असत्य कथन है कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का मेजेट में रूपांतरण पुलाच्छद कोशिका में घटित होता है, तो यह गलत है। इसका गठन मेजोफिल सेल में ही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है C4 पादपों के लिए लगता है यहाँ पर मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो एक बार देख लेते हैं कि अपना यहाँ पर ऑप्शन इसका सही क्या होगा। तो यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ पर सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा C4 पादपों में केल्विन चक्र में CO2 तथा जल के अणु जिनका उपयोग होता है ग्लूकोज व H2O तथा O2 जो कि उत्पादित होते हैं की कुल संख्या, यानी कि यहाँ पर आपके केल्विन चक्र से एक ग्लूकोज बनने में कितने CO2 जल और उससे कितने H2O उत्पादित होता है इसको बताना है। तो इससे हमें पता है कि इसमें 12 H2O का उपयोग होता है और 6 O2 बनता है और 6 अपना और एक अपना मतलब ग्लूकोज बनता है। तो इस प्रकार से अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो इसकी संख्या लगभग 31 होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश द्वारा निर्देशित नहीं होती है। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्न में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रासायनिक प्रावस्था में सम्मिलित नहीं होता, यानी कि फोटोकेमिकल फेज यानी कि प्रकाश अभिक्रिया। तो हम जानते हैं कि प्रकाश अभिक्रिया में जल का विखंडन होता है, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, उच्च ऊर्जा और मध्यवर्तियों का निर्माण होता है, लेकिन CO2 का अपचयन डार्क रिएक्शन में होता है। डार्क रिएक्शन या इसी को हम कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं और ये आपका अंधकार रिएक्शन में होता है। तो अपना यही वाला सही हो जाएगा। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। और आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल नीट संसार पर मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।